नमस्कार दोस्तों, फ्रीटवेयर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, आपको हमने बताया था कि इस चैनल पर आपको संस्कृत, हिंदी और गणित की कक्षाएं आपको मिलेंगी। उसी श्रृंखला में आज हम एक हिंदी की बेहद महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ण विचार। क्या पढ़ने जा रहे हैं? वर्ण विचार। देखिए, हिंदी के अंदर वर्ण विचारों का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ण विचार अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आपको समझो आगे आने वाले सभी व्याकरणिक बिंदु आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, जैसे कि संधि, समास वगैरह सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वर्ण विचार होता क्या है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि वर्ण विचार होता क्या है। इसकी परिभाषा की जब अपन बात करते हैं, वर्ण विचार की परिभाषा की बात करते हैं, तो परिभाषा देखिए, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि वर्णों का शुद्ध लेखन, वर्णों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण व शुद्ध प्रयोग ही वर्ण विचार कहलाता है। क्या? दोबारा देख लेंगे कि वर्णों का शुद्ध प्रयोग यानी कि शुद्ध लेखन और शुद्ध उच्चारण ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वर्ण विचार कहलाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें वर्णों का शुद्ध लेखन भी आना चाहिए, वर्णों का शुद्ध उच्चारण करना भी आना चाहिए और वर्णों का शुद्ध प्रयोग करना भी आना चाहिए। ये क्या कहलाएगा? वर्ण विचार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ण विचार कहलाएगा। देखिए, अपन बात करते हैं वर्ण विचार की, तो अपन अपने सामने भाषा के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3। उनमें बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है क्या? वर्ण। नंबर 2 पे क्या आता है? शब्द। और नंबर 3 पे क्या आता है? वाक्य। क्या आता है? वाक्य। देखिए, आप मतलब ये बेहद अच्छा सेशन होने जा रहा है आपके लिए। बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। परिभाषाएं रटने से कुछ नहीं होता, सब बातें समझ में आ जाएंगी, तो आपको किसी प्रश्न से डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अपन बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं वाक्य की। वाक्य यानी कि वाक्य किसे कहते हैं कि शब्दों से मिलकर के क्या बनता है? वाक्य। शब्दों से मिलकर के क्या बनता है? वाक्य। और वर्णों से मिलकर के क्या बनता है? शब्द। क्या बनता है? शब्द। तो ये तो किससे मिलकर के बना? शब्दों से। और शब्द किससे मिलकर के बना? वर्णों से। और वर्ण किससे बनते हैं? ध्वनि से। किससे बनते हैं? ध्वनि से। अब बात ये हो जाती है कि सर ये ध्वनि क्या होती है? ये ध्वनि क्या होती है? तो मैं आपको ध्वनि के बारे में बता देता हूं कि ध्वनि क्या होती है। कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। जब अपन बात करते हैं तो जो कुछ भी अपने मुख से बोलते हैं, जैसे मैंने बोला क्या? क्या बोला? मैंने बोला और आपने सुना, ये क्या कहलाएगा? ध्वनि। क्या कहलाएगी? ध्वनि। देखिए, अब एक एक की परिभाषा से अपन बात कर लेते हैं। इनकी परिभाषाओं में मतलब अपने प्रश्नों के कॉन्सेप्ट छिपे होते हैं, किस प्रकार के इनसे आंसर दिए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं अब ध्वनि की। वो सारी चीज़ें आपको इनसे पहले की चीज़ें थी। देखिए, ध्वनि की बात करते हैं, तो ध्वनि की मैंने परिभाषा बताई कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं।
भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, ध्यान देने की बात है, कौन सी इकाई? मौखिक इकाई। कौन सी इकाई? मौखिक इकाई। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। जैसे मैं बताता हूं आपको इसका एक उदाहरण, जैसे मैंने लिखा ए, आ, कै, खे, ये सब मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, ये क्या कहलाएंगी? ध्वनि। क्या कहलाएंगी? ध्वनि। देखिए अब यहां पर हमने बात की थी कि वर्ण का जो निर्माण हुआ था वो किन से हुआ था? ध्वनियों से हुआ था। किन से हुआ था? ध्वनियों से हुआ था। तो इसी की परिभाषा में से उसकी परिभाषा निकाल लेते हैं। देखिए वर्ण की परिभाषा क्या हो जाएगी? अब देखिए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को, ध्यान देने की बात है, कौन सी इकाई को? लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं, है ना। तो देखिए कि लिखित इकाई को ध्यान देने के, ध्वनि की जब बात की थी अपन ने, तो ध्वनि में आई थी क्या? मौखिक इकाई। कौन सी इकाई थी? मौखिक इकाई। और वर्ण में कौन सी आ रही है? लिखित इकाई। लिखित इकाई। देखिए मैं आपको समझा देता हूं। जैसे अपन ने बोला था क्या? ए, उसको लिख देना, उसको लिपिबद्ध कर देना। जैसे मैंने ए को, ध्वनि को बोला और यहाँ पे मैंने ये लिखा, ये लिपिबद्ध कर दिया, ये क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। दूसरी इसकी परिभाषा की बात करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। दूसरी इसकी परिभाषा की जब बात करते हैं, देखिएगा कि इसकी दूसरी परिभाषा होती है जो आज तक अपन पढ़ते आ रहे हैं कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे? उसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। बात कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे करके समझाता हूँ। जैसे मैंने एक शब्द लिखा, क्या? नीला। क्या लिखा? नीला। जब इस नीले के टुकड़े करेंगे तो नी धने ला, और जब इनके टुकड़े करेंगे ना तो क्या हो जाएगा? न हलंत हो जाएगा, और इसमें से क्या निकल जाएगा? बड़ा ई। क्या निकल जाएगा? बड़ा ई। और इसके बाद में ला के टुकड़े करेंगे तो ल हलंत हो जाएगा, और क्या निकल जाएगा? आ। जब अपन इनके टुकड़े करने चाहेंगे, इनके टुकड़े करेंगे ना तो इनके टुकड़े संभव नहीं है। इनके टुकड़े संभव नहीं है। तो ये भाषा की ये लिखित ध्वनियाँ ही क्या कहलाएंगी? ये जो भाषा की ये लिखित ध्वनियाँ हैं, ये लिखित ध्वनियाँ ही क्या कहलाएंगी? वर्ण कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? वर्ण कहलाएंगी। आपको ये समझ में आ गया होगा कि देखिए, मतलब अगर प्रश्न आता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, बात आ जाती है मौखिक की, तो मौखिक का मतलब समझ जाना आप किसकी बात की जा रही है? ध्वनि की बात की जा रही है। और लिखित की बात आए तो किसकी आ जाएगी? वर्ण की बात हो जाएगी वहाँ पे। और देखिए एक प्रश्न और बनता है एग्जाम में, अगर प्रश्न आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? यहाँ आ जाएगा वर्ण, ध्वनि, दोनों या इनमें से कोई नहीं।
तो बताइए आप कौन से को चूज करोगे, कौन से का चुनाव करोगे। अगर बात आती है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, ना तो वहां आता लिखा है कि मौखिक इकाई, ना लिखा हुआ होता है लिखित इकाई, तो आपको चुनाव करना है किसका, वर्ण का। किसका चुनाव करना आपको, वर्ण का। यह बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना। अगर ना लिखा हुआ वहां पे क्या मौखिक और ना लिखा हुआ वहां पे क्या लिखित, तो बात किसकी हो जाएगी वहां पे, वर्ण की। उसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्ण। हाँ, इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, शब्द की। किसकी बात करते हैं, शब्द की। देखिए अपन ने पढ़ लिया क्या क्या, ध्वनि, अपन ने पढ़ लिया क्या, वर्ण। देखिए ध्वनि मौखिक इकाई होती है, ध्वनियों से किसका निर्माण होता है, वर्ण का निर्माण होता है। वर्ण से किसका निर्माण हो जाएगा अभी, शब्द का। किसका निर्माण हो जाएगा, शब्द का। तो अपन ने जो आज तक परिभाषा पढ़ी थी वो मैं आपको पहले बता दी, तो उसके बाद में एक बेहद महत्वपूर्ण परिभाषा मैं आपको बताऊंगा। देखिए कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को, सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। इसके बाद में देखो अपन दूसरी बात करते हैं इसकी दूसरी परिभाषा की। तो दूसरी परिभाषा बेहद महत्वपूर्ण है, इससे दो प्रश्न बनेंगे। आप देखिएगा कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। ध्यान देने की बात है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। ये भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्यों हुई, देखिए। तो देखिए ये भाषा के आधार पर, यानी कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है, शब्द होती है। तो सार्थक इकाई ये सबसे छोटी इकाई क्यों हुई, कि देखिए बताता हूं आपको कि भाषा में अर्थ के आधार पर दो इकाई होती हैं। कितनी इकाई होती हैं, दो इकाई होती हैं। पहली इकाई होती है शब्द, दूसरी इकाई होती है वाक्य। क्या होती है, वाक्य। पहली इकाई शब्द, दूसरी इकाई वाक्य। तो वाक्य से छोटा क्या होता है, वाक्य से छोटा क्या होता है, वाक्य से छोटा क्या होता है, शब्द होता है। क्या होता है, शब्द। इसलिए वाक्य से शब्द छोटा होने के कारण भाषा में अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होती है, शब्द होती है। क्या होती है, शब्द होती है। देखिए इसके बाद में ये यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये तीन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए आपके। पहली बात मैंने ध्वनि की जब बताई थी, तो ध्वनि में मैंने बताया था, क्या बताया था, कि मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई वर्ण की बात की तो ये कौन सी इकाई होती है, लिखित इकाई। और शब्द की बात की, शब्द क्या होती है, शब्द होता है क्या, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। क्या कौन सी होती है, सार्थक इकाई। ये तीनों अपन ने पढ़ ली। इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, इसके बाद में अपन बात करते हैं वाक्य की। हाँ, इसके बाद में बात करते हैं अपन वाक्य की। किसकी बात करते हैं, वाक्य की। कि वाक्य की परिभाषा क्या होती है, कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्द मिलकर किसी एक निश्चित अर्थ या भाव को प्रकट करते हैं तो उसे वाक्य कहते हैं। दोबारा सुन लीजिएगा कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्द मिलकर किसी निश्चित अर्थ या
भाव को प्रकट करते हैं तो उसे वाक्य कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक शब्द मिलने चाहिए और मिलकर के किसी एक निश्चित भाव या अर्थ को प्रकट करने चाहिए। निश्चित भाव और अर्थ को प्रकट करने चाहिए, यानी कि वाक्य ऐसा होना चाहिए जिसका कोई एक भाव निकले और एक कोई निश्चित अर्थ निकले। देखिए कि इसकी दूसरी परिभाषा क्या हो जाएंगी कि भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई होती है क्या? वाक्य। भाषा की पूर्ण इकाई क्या होती है? वाक्य। और भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? वाक्य। प्रश्न बन सकता है कि भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ऑप्शन में आ जाएंगे वर्ण, शब्द, वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो आपको कौन से का चुनाव करना है? वाक्य का। प्रश्न बन सकता है कि भाषा की सबसे पूर्ण इकाई, भाषा की पूर्ण इकाई क्या होती है? वाक्य। और भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? वाक्य होता है। कैसे कि भाषा में अंग मैंने बताए थे वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य। तो ये भाषा का कौन सा अंग हो गया? सबसे बड़ा अंग हो गया और ये पूर्ण इकाई भी हो गई। आगे अपन बात करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देकर के मैं आपको बताता हूँ कि जैसे उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, एक वाक्य का उदाहरण दे देता हूँ। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है, सीता खाना पकाती है। राम पुस्तक पढ़ता है, सीता खाना पकाती है। राम पुस्तक पढ़ता है। देखिए इसमें परिभाषा क्या थी कि जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्द मिलकर के, एक शब्द ये मिला, एक शब्द ये मिला, ये शब्द मिलकर के एक ये निश्चित भाव या अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। निश्चित भाव या अर्थ को प्रकट कर रहे हैं कि राम पुस्तक पढ़ता है, एक भाव भी है इसमें और एक अर्थ भी है। इस प्रकार से ये संपूर्ण जो शब्दों का ये मेल बन करके क्या बन जाता है? वाक्य बन जाता है। क्या बन जाता है? वाक्य। दूसरा उदाहरण है सीता खाना पकाती है। तो सीता खाना पकाती है, इसमें सीता खाना पकाती है, ये है क्या है? ये शब्दों का एक सार्थक समूह है। किसका है? शब्दों का सार्थक समूह। और ये मिलकर के किसका निर्माण कर दिया इन्होंने? वाक्य का निर्माण कर दिया। देखिए अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई कि भाषा के तीनों अंगों की। अब अपन को पढ़ना है किसको? वर्ण को। किसको पढ़ना है? वर्ण को। देखो अब पढ़ना अपन को किसको है? वर्ण को। तो देखिए भाषा में टोटल वर्ण कितने होते हैं? कुल वर्ण कितने होते हैं? कुल जो वर्ण होते हैं, कुल वर्ण होते हैं कितने? 44। कितने वर्ण होते हैं? 44। और वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में? तो वर्ण के जो भेद होते हैं, वर्ण के भेद होते हैं, पहला होता है स्वर वर्ण। कौन सा होता है? स्वर वर्ण। दूसरा कौन सा होता है? व्यंजन वर्ण। दूसरा कौन सा होता है? व्यंजन वर्ण। अब बात करते हैं स्वर वर्णों की। बात किसकी करते हैं? स्वर वर्णों की। हाँ, इसके बाद में अपन बात करते हैं, अपन ने बात कर ली वर्णों के भेद। दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब बात करते हैं स्वरों की। तो स्वर की परिभाषा क्या होती है कि वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, अर्थात जिन्हें बोलने के लिए अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, स्वर कहलाते हैं। इनके स्वर क्या होते हैं? स्वरों को बोलने के लिए अपन को किसी वर्ण की, किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। इनको स्वतंत्र रूप से अपन उच्चारण कर सकते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण बोलते हैं। और ये कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। ये 11 वर्ण अपन बात करते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए टी, ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। देखिए कई जो होते हैं, कई लोग उनको बोल देते हैं, इसको ए को तो बोल देते हैं छोटा ए और इसको बोल देते हैं बड़ा ए। ये छोटा ए बड़ा ए नहीं होता है, इनको ए और आई बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? ए और आई बोला जाता है। तो देखिए
स्वर कितने होते हैं? 11। स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 11। और व्यंजन वर्ण होते हैं कितने? 33। कुल मिलाकर के ये वर्ण कितने होते हैं? 44। कितने होते हैं? 44। व्यंजन वर्णों की अपन बात बाद में करेंगे। इसके बाद में आते हैं, इसके बाद में आएंगे, देखिए हाँ एक चीज और कि ये मैंने बताया आपको कि ये 11 वर्ण होते हैं। उसके बाद में देखो आपने वर्णमाला में पढ़ा होगा अंग और अह, अंग और अह, ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? तो देखिए ये इन वर्णों को बोलते हैं अयोग वाह वर्ण। क्या बोलते हैं इनको? अयोग वाह वर्ण। ए यानी नहीं, योग यानी जोड़ना, और वाह का मतलब होता है वहन करना, यानी कि इनको स्वर वर्णों में इनका वहन नहीं किया जाता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अयोग वाह वर्ण बोलते हैं। तो ध्यान देना, अंग और अह को क्या बोलते हैं? अयोग वाह वर्ण बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों इसके बाद में बात की जाएगी किसकी? इसके बाद में बात की जाएगी स्वरों के भेदों की। स्वरों के जो स्वर के जो भेद होते हैं, स्वर के भेद, उन स्वर के भेदों की बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिए आज जो पहले बोर्ड की समस्या थी वो बोर्ड की समस्या भी अब हल हो गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।